राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में होना है, लेकिन अब ये लगने लगा है कि न्याय यात्रा के समापन से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस का विसर्जन ना हो जाए। वजह यह कि मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद से बड़े नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला अब तक जारी है। बाबा सिद्दीकी, अशोक चव्हाण के बाद अब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का कहना है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बसवराज पाटिल अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं। वे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल मोरुमकर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पाटिल 1999 से 2004 के बीच राज्य सरकार में मंत्री रहे थे। वे ओमेरगा, लोहारा और औसा विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अभिमन्यु पवार से हार गए थे। पाटिल से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस नेता अभय सालुंके ने बताया कि उनके पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में हारने के बाद से जनता के साथ संपर्क में नहीं थे। इससे पहले अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक सीनियर नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण ने बीजेपी तो मुरली देवड़ा ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दामन थाम लिया था। दोनों नेताओं को राज्यसभा का टिकट भी मिल गया और वे निर्विरोध चुनाव भी जीत चुके हैं। लिंगायत समुदाय के नेता बसवराज पाटिल मूल रूप से उस्मानाबाद तालुक से उमरग्या के मुरुम के रहने वाले हैं। राजनीतिक हलकों में बसवराज पाटिल को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर के बेटे के रूप में जाना जाता है। वे कांग्रेस के वफादार हैं और औसा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। 2009 और 2014 में औसा से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के फैमिली वकील अभिषेक मनु सिंघवी की किस्मत दगा दे गई। जीत के लिए पर्याप्त वोट होने के बावजूद वे राज्यसभा का चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को पैराशूट उम्मीदवार के रूप में उतारा था, लेकिन ये राज्य के कांग्रेसी विधायकों को पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि राज्यसभा में किसी प्रदेश के ही नेता को भेजा जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उन पर अभिषेक मनु सिंघवी को थोप दिया और उसका नतीजा सामने आ गया। बात सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी की हार की नहीं है। इस हार के बाद सुक्खू की सरकार दांव पर लग गई है। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सिंघवी को हरा दिया। अब बीजेपी तुरंत सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंच गई है। मतलब साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिरने जा रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले राज्य में बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाएगी। अब अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बड़ा दांव खेलते हुए महाजन को मैदान में उतार दिया गया। हर्ष महाजना पहले कांग्रेस में ही थे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इन सभी विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया। हिमाचल के 68 विधायकों ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस के विधायक सुदर्शन कुमार बबलू ने सबसे अंत में वोट डाला। वो बीमार थे, उन्हें वोट डालने के लिए चॉपर से लाया गया। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कहा कि अगर मैं जीता तो यहां सुक्खू सरकार गिर जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रॉस वोटिंग पर कहा कि अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो कांग्रेस जीत जाएगी। सभी 40 विधायकों से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए हैं वह कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देंगे। वहीं मतदान के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत का दावा करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा पर अपना मत का इस्तेमाल किया। इसके पहले सुक्खू ने जीत का दावा करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा पर अपने मत का इस्तेमाल किया। पूरी पार्टी एकजुट है, सभी कांग्रेस के साथ हैं। विपक्षी भाजपा पैसे की अंतरात्मा की बात कर रही है, क्योंकि भाजपा की कोई अंतरात्मा नहीं, पैसा ही उनकी अंतरात्मा है। अगर पार्टी की सोच से हटकर वोट डाला जाए तो उसमें सौदेबाजी का अंदेशा होता है। बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री के विधायकों के बिकने के बयान पर कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वे इस दौरान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान सीधे तौर पर बौखलाहट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिकने वाला कल्चर नहीं। वहीं रही बात चुनाव में जीत की, तो पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी होगी। कांग्रेस की आपसी कलह किसी से छिपी नहीं है और यही आपसी कलह उन्हें फायदा जरूर पहुंचाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी जरूर हो सकती है। विधायकों की नाराजगी को लेकर प्रतिभा सिंह ने उदाहरण देते हुए सुजानपुर से प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराने वाले राजेंद्र राणा की उम्मीद थी कि उन्हें सरकार में उचित स्थान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि
राजेंद्र राणा को स्थान मिलने में देरी हुई है। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है, आने वाले वक्त में उन्हें अच्छा पद दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने ये भी परेशानी थी कि 2-3 नेताओं को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही कैसे एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और अब बिहार, इंडी गठबंधन को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी में भी भगदड़ मच गई। आरजेडी की एक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की। नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट के बाद इंडी गठबंधन को यह दूसरा झटका है। जिन विधायकों ने कांग्रेस और राजद को छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उनमें कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ, कांग्रेस के ही विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, राजद के विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे गठबंधन के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक सिद्धार्थ पटना के विक्रम सीट से विधायक हैं। वहीं मुरारी प्रसाद गौतम महागठबंधन की सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। वो रोहतास जिला की एक सीट से विधानसभा के सदस्य हैं। मंगलवार को महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले इन तीनों विधायकों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विधानसभा लेकर पहुंचे थे। इससे पहले नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद पाला बदल चुके हैं। राजद छोड़ने वाले ये तीनों विधायक जेडीयू के खेमे में चले गए। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि कोई भी डूबते जहाज में नहीं रहना चाहता। बजट सत्र के दौरान जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को सदन में रहने का समय नहीं मिलता तो विधायकों को अपना हश्र पता होता है। दोनों पार्टियों में पूरी कवायद वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने पर लक्षित है। बिहार विधानसभा के सदन की दूसरी पाली में करीब 4 बजे कांग्रेस के विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ, चेनारी विधायक मुरारी गौतम साथ थे। चेनारी विधायक मुरारी गौतम के साथ ही राजद की मोहनिया विधायक संगीता देवी सत्ता पक्ष में आकर बैठ गईं। सूबे में हुए इस प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव से पहले राजद और कांग्रेस की ताकत कम हो सकती है। यदि ये बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दर्जा खो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पहुंचने पर या यात्रा पूरी होने के बाद या फिर यात्रा के पहुंचने से पहले कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान से लेकर गीता कोड़ा तक एक लंबी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब वे बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन का ये पहला साइड इफेक्ट सामने आया। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और बेटी मुमताज पटेल भी इसी लाइन में हैं। नारायण राठवा के साथ उनके बेटे संग्राम राठवा भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। कुछ ही समय में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने वाली है। उससे पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का टारगेट गुजरात में आदिवासी समुदाय है। नारायण राठवा भी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में गुजरात में इसे भाजपा के बड़े गेम प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि नारायण राठवा कांग्रेस के पुराने नेता हैं। वहां 5 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 1998 से लगातार 5 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा साल 2004 से 2009 तक रेल राज्य मंत्री रहे। हालांकि साल 2009 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में अभी कांग्रेस को और भी झटके लग सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अहमद पटेल के बेटे और बेटी दोनों कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं। दरअसल दिल्ली के बदले आम आदमी पार्टी ने अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनाई है। गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई, जहां से उसने चैतर वसावा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अहमद पटेल के बेटी मुमताज पटेल या फिर उनके भाई फैसल यहां से टिकट के उम्मीदवार थे। ऐसे में चर्चा है कि अहमद पटेल भी कांग्रेस से नाराज हैं। जानकारों का कहना है कि नारायण राठवा के भाजपा में शामिल होने से पार्टी में आदिवासी बेल्ट को फायदा मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी नारायण राठवा को या उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दे सकती है। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले ममता बनर्जी की सरकार हाई अलर्ट पर है। संदेश खाली की घटना की वजह से पूरा राज्य कहीं हाथ से न निकल जाए, इसके लिए अब ममता सरकार की नींद खुल गई है और टीएमसी नेताओं द्वारा गरीबों की छीनी गई जमीन अब उन्हें वापस दिए जाने शुरू कर दी गई है। टीएमसी के गुंडों ने करीब 1200 से अधिक गरीबों की जमीन छीनी थी।
अब तक संदेशखाली में 61 लोगों को जमीन लौटा दी गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशांत संदेशखाली में बीते कुछ समय से टीएमसी नेता शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद से संदेशखाली को लेकर संग्राम जारी है। सरकारी कैंप में जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत मिलने के बाद से प्रशासन जांच में जुटा है। इसी जांच के क्रम में 61 लोगों को जमीन का मालिकाना हक लौटाया गया। ये जमीनें 22 से 24 फरवरी के बीच वापस की गई हैं। इसके पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने ग्रामीणों की जमीन हड़पने के आरोप में उत्तरी 24 परगना जिले के अशांत संदेशखाली से तृणमूल कांग्रेस नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि फरार तृणमूल नेता शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी माने जाने वाले मैती को एक व्यक्ति के आवास से हिरासत में लिया गया, जहां उसने ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने के बाद खुद को 4 घंटे से अधिक समय तक बंद रखा था। उन्होंने बताया कि 70 से ज़्यादा शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख उनकी ज़मीन के जबरन अधिग्रहण और स्थानीय महिलाओं पर अत्याचार में सक्रिय रूप से शामिल था। मैती की गिरफ्तारी से करीब 24 घंटे पहले ही तृणमूल ने शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन की जगह पार्टी की क्षेत्र इकाई का अध्यक्ष से बनाया। पुलिस के मुताबिक जमीन पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में मैती से रात भर पूछताछ की गई और सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोप लगाया गया कि मैती ने शाहजहां के प्रभाव में आकर संदेशखाली के बर्मा दजूर इलाके में कई भूखंडों पर कब्जा किया हुआ था। संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्थानीय तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस मामले में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम पर 5 जनवरी को भीड़ ने उस समय हमला किया था जब उसने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शेख के आवास में प्रवेश की कोशिश की थी। हमले में 3 अधिकारी घायल हो गए थे। इसके बाद से शेख फरार है और स्थानीय लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ 70 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद राज्य की बंगाल पुलिस ने इस मामले में आखिरकार प्राथमिकी दर्ज कर ली। बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक HM रहमान ने बताया कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शेख शाहजहां के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा कि पुलिस को शाहजहां के विरुद्ध जितनी शिकायत मिली थी अब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। FIR हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इंडी गठबंधन में शामिल 2 पार्टियों CPI और IUML ने राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। इन दोनों की वजह से वायनाड की सुरक्षित पिच इतनी गीली हो गई कि राहुल गांधी के लिए यहां खेलना मुश्किल हो गया है। अब उन्हें खुद के लिए कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना खोजना होगा। CPI ने तो सोनिया गांधी के बेटे राहुल के मुकाबले वायनाड से पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और UDF में कांग्रेस की सहयोगी IUML ने भी इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस उनके लिए कर्नाटक या फिर तेलंगाना में एक सुरक्षित सीट की तलाश में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की तरफ से मौजूदा 2 के बजाय 3 सीटें आवंटित करने के दबाव के बीच राहुल गांधी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अपने पर्याप्त मुस्लिम मतदाताओं का आधार रखते हुए IUML वायनाड से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें वायनाड सीट के साथ साथ शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम की सीट भी शामिल है। ऐसे में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या केरल में इस पर सहमति बनी है कि नहीं। इसे गठबंधन में दरार पड़ने के तौर पर भी देखा जा रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करके कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति के बाद अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच एक हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों इन दोनों ही नेताओं को अमेठी में देखा गया था। हालांकि इस बात पर अभी सस्पेंस है कि क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि सोनिया रायबरेली से लोकसभा का चुनाव न लड़ने का फैसला करने के बाद राहुल गांधी यहां से हाथ आजमा सकते हैं। CPIM ने राज्य की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें राहुल गांधी की वायनाड पार्टी के शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम सीट शामिल है। CPM केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे यानी LDF में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। CPI ने कुल 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता एनी राजा को वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। 2019 में राहुल गांधी वायनाड से जीते थे। LDF के उम्मीदवार उतारने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं लड़ेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अभी सांसद हैं।
Bureau Report, News of India.